बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूयॉर्क से शाहिद रज़ारांजा सियासी दरबार के साथ हाजिर है। आज हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के दो मशहूर और मुंछे हुए सहाफ़ी, आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब तारिक चौधरी साहब और पाकिस्तान पब्लिक न्यूज़ के साथ वाबस्ता जो जुल्फ़कार रास साहब मौजूद हैं। उनसे हम पाकिस्तान में जो सियासी कशमकश जारी है इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के खदशात के और तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में भी उनसे सवाल करेंगे। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक चौधरी साहब, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती समझें या खुशकिस्मती कि कोई भी हुकूमत 2 साल अभी पूरे नहीं कर पाती तो अपोजिशन उसको गिराने में अहम किरदार अदा करना शुरू कर देती है। कल ही गुजरांवाला जलसा की मिसाल आपके सामने है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है और ना ही हुकूमतें जो हैं अपोजिशन से गिरती हैं। हुकूमतें हमेशा गिरती हैं, माजी में भी और आज भी और आने वाले दिनों में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अगर वो गिरती नहीं भी हैं तो वो इरेलीवेंट हो जाती हैं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको बने हुए 24 महीने हो गए, 26 महीने हैं और 2-4 महीनों बाद उसका मिड जो है वो इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब आप ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अपोजिशन जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो कोई मरीम नवाज की शक्ल देखने तो नहीं आए, ना वो बिलावल भुट्टो की शक्ल देखने आए हैं, ना ही लोग जो हैं वो इमरान खान की स्मार्टनेस के पीछे हैं। पाकिस्तान के लोगों का शौर जो है वो स्टेज तक पहुंच गया है कि लोगों का ताल्लुक अपने मसाइल से है। लोगों का ताल्लुक इस चीज से है कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं परफॉर्म कर रहा है, कौन जो है डिलीवर कर रहा है या कौन डिलीवर नहीं कर रहा है। इस वक्त जिस जगह हम बैठे हैं, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ये पंजाब के जोग्राफी तौर पर तो पंजाब का हिस्सा है। पंजाब जो कि ट्रेडिशनली पूरे बड़े सगीर को गंदम फराहम करता था, आज इस पंजाब की हालत ये है कि यहाँ गंदम कोई नहीं है। आज यहाँ अभी अप्रैल और मई में यहाँ जो खेती गंदम होती है वो आती है और उसके बाद आज अक्टूबर के महीने में पंजाब में वो गंदम जो कि 1100 रुपये मन खरीदी थी किसान से, अब वो 29 रुपये में मिल रही। इसी पंजाब में 1200 रुपये किलो जो है वो सुर्ख मिर्च बिक रही है। इसी पंजाब में 800 रुपये किलो अदरक बिक रहा है। इसी पंजाब में 160 रुपये दर्जन अंडा बिक रहा है। वो पंजाब जिसमें पोल्ट्री फार्मों की भरमार है, वो पंजाब जिसमें सब्जियों की भरमार है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है। यहाँ बड़े लोग आएंगे, बड़ी दानिशवराना बातें करेंगे। मैं कोई दानिशवराना बात नहीं करूंगा, मैं सीधी सादी करूंगा आम आदमी की बात। अब जिस शख्स की गुज़श्ता 2-2.5 साल में ना उसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, पेट्रोल से लेकर आटे तक हर चीज महंगी हो गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, खबर दे रहे हैं लोगों को कि इस दफा सर्दियों में गैस नहीं होगी और साथ साथ वो महंगी भी होगी। बिजली की कीमतों में 11 दफा हो चुका है। अब जब ये सारे अवामल, सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, वो तमाम अवामल जो है किसी भी तहरीक को चलाने के लिए, उसको किक स्टार्ट करने के लिए और उसको कामयाब करने के लिए मौजूद होते हैं, वो सारे अवामल मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया की कोई ऐसी पोजीशन होगी जो इन अवामल की मौजूदगी में इस मौके से फायदा ना उठाए? अगर वो मौके से फायदा नहीं उठाए तो फिर वो पोजीशन किस चीज की? आपका ख्याल है कि हुकूमत ने खुद मौका दिया है अपोजिशन को मुतहर्रिक होने का, यानी अवाम को। लेकिन राहत साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बाजी के जो आजमाए हुए लोग हैं ये बाहर निकलेंगे और उनकी करप्शन का वावेला भी है, क्या आवाम फिर उन्हीं लोगों को इक्तदार में लाना चाहती है? राजा साहब, तारिक चौधरी साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात कर दी। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए मटेरियल वाकई मौजूद है, मवाद मौजूद है और अपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट भी कर रही है, उसको करना भी चाहिए। और एक बात तो ये है कि अपोजिशन ने 2-2.5 साल की मुकम्मल खामोशी के बाद ये अचानक एक मोमेंटम बनाना शुरू किया है और ये इसलिए भी जरूरी है कि ताकि अपोजिशन अपने आप को जिंदा रख सके, अपने वर्करों को कुछ ना कुछ चूरन बेच सके और उनको एंगेज रख सके। वरना 2.5 साल की खामोशी के बाद सूरत हाल ये हो गई थी और लोग ये डिस्कस करने लग गए थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई अपोजिशन है ही नहीं। अगर है भी है तो वो मौका करके वो अपने घरों में बैठ गई है। एक तो अपोजिशन ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने वर्कर को एंगेज रखने के लिए ये सब कुछ बहरहाल करना था
उसके लिए उनको कुछ एजेंडा चाहिए, जी कोई मवाद चाहिए, जिसका तारक साहब जिक्र कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं, महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जी इसमें भी जी कोई शक नहीं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली तहरीक होगी जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। और जितने लोग ये इकट्ठे हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, एक स्टेज के ऊपर 11-12 पार्टियों के सरबराह तमाम के तमाम लोगों के ऊपर, एक आधे को छोड़ के सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं। और पीटीआई कह रही है कि जी हमने एक बड़ा कमाल कर दिया है कि सारे गंदे अंडे एक टोकरी में हमने डाल दिए, जो पीटीआई हेलो के स्पोक्समैन कह रहे हैं। जी आवाज आ अच्छा, रही अब देखना यह है कि इस तहरीक का नतीजा क्या निकलता है। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर, हेलो जो कि आपने हुकूमत की तब्दीली की बात की है, तो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का माजी के अंदर एक मैकेनिज्म रहा है। जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे कोई हेलो काफी साल पहले, उस वक्त हम कहते थे कि जी अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये तीन पावर्स जो हैं ये एक अलाइनमेंट के अंदर होती है, सेम पेज पे, तो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ जाती है। अच्छा, अब अल्लाह मियाँ को तो चलो आप छोड़ दें, अल्लाह मियाँ तो किसी वक्त भी गरीबों के साथ हमेशा ही हर शख्स के साथ होते हैं, लेकिन आर्मी और अमेरिका, देखना यह है कि वो दोनों इस तहरीक के साथ, उनकी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के अंदर। निज़ाम मुसवा की तहरीक से शुरू कर लें, कोई तहरीक ऐसी नहीं है जो कामयाब हुई हो जिसमें उसको कामयाब करने वाले पीछे से हाथ शामिल ना हो। तो ये तहरीक जो है इसमें वो शामिल नहीं है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने जो जिस तरह अटैक किया है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, सीधा आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई को टारगेट किया है और धमकियों तक चले गए हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि अगला जलसा जो है वो बहुत बड़ा टेस्ट बन गया है। एक जलसा तो हो गया 16 का, अगला जलसा क्या होगा, उसमें क्या अपोजिशन बात करेगी, किस तरह करेगी, और मोमेंटम क्या होगा, नून लीग के लिए मसाइल क्या हो सकते हैं। अभी से मुशावरतें शुरू हो गई हैं कि नून लीग के लीडर्स के ऊपर पाबंदी कैसे लग सकती है, नून लीग के पे कैसे लग सकती है, और उसकी लीगल वो चीजें क्या है। बहुत सारे लोग इस पे मुशावरत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे मसाइल खड़े कर दिए हैं। जी जी अच्छा, आवाज आ रही है तारक साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था। तो तारिक साहब, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ का कल का जो बयानिया था, फौज पर डायरेक्ट हमला आवर होना, आप क्या समझते हैं कि इससे नवाज शरीफ दोबारा फौज को या अदारों को ब्लैकमेल कर सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तो वो ऑन द रिकॉर्ड सुना ही नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल ने वो दिखाया ही नहीं है। उनके खिताब दिखाने पर पाबंदी है। अब मुझे नहीं पता कि आप किस बयान की बात कर रहे हैं। वो बयान जो सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर जो सोशल मीडिया पे चला है होगी, जो सुनाया नहीं गया, वो ऐसा बयान है जो टीवी पर दिखाया नहीं गया, लेकिन उस पर रद्द-ए-अमल हुकूमती वज़रा दे रहे हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की 45 मिनट की तकरीर थी तकरीबन, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी है। उन 45 मिनटों में नवाज शरीफ जो थे वो पहली तकरीर नहीं है इस तरह की। नवाज शरीफ ने जो एपीसी में खिताब किया था, उसके बाद जो उन्होंने अपनी CWC में खिताब किया था, और उसके बाद जो आज खिताब किया, ये सारे खिताब जो हैं एक तसलसल में चल रहे हैं। उन खिताबों में वो आम इंतखाबात का जिक्र करते हैं। आम इंतखाबात में हमारी हिस्ट्री है। पाकिस्तान की सारी जमातें, खुद PTI अक्सर ये कहती है कि नवाज शरीफ को कौन लेके आया था। जब वो ये बात करते हैं तो उस बात का एतराफ़ कर रहे होते हैं, उन्हीं बातों का जिन बातों की तरफ नवाज शरीफ इशारा कर रहे होते हैं। या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें इस बात की तरदीद करें, बिल्कुल सीधी क्लियर, कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। जब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को 2013 में फलां लेके आया था, तो उसका मतलब ये होता है कि वो तो नवाज शरीफ की बातों की तस्दीक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ ने अपने खिताब में क्या कश्मीर का जिक्र नहीं किया? क्या उन्होंने अपने खिताब में बिजली की कीमतों में इजाफे का जिक्र नहीं किया? क्या उन्होंने इंतखाबा उसमें अपने पार्लियामेंट की जो बेअमली है, देखें कल पार्लियामेंट का इजलास हुआ, उस वक्त जबकि उसमें अपोजिशन मौजूद नहीं थी, 16 या 17 MP MNA मौजूद थे, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ नहीं बैठे और वो तशरीफ ले गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने जब ये आए थे, बरशकदार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह 0 आवर में शिरकत किया करूंगा और मैं आके सवालों का जवाब दिया करूंगा। आज तक मुझे बताएं कितनी दफा सवालों का जवाब दिया है। वो ऐसी पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते जिसमें अपोजिशन हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि नवाज शरीफ ने कल की तकरीर में बाजवा साहब का नाम लेकर ये कहा कि आप जिनको लाए हैं वो नाकाम हो चुके हैं और आप इसके जिम्मेदार हैं। मैं इस बात की वजाहत आपसे पूछना चाहता हूं
क्या नवाज शरीफ ये वजाहत बाजवा साहब से ले पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि जो पाक फौज है वो कैसा अदारा है जहां से इस तरह के जवाब नहीं दिए जाते। मियां नवाज शरीफ साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे किसी ज़माने में बड़े डार्लिंग हुआ करते थे उन्हीं इदारों की जिनकी हम बात कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं, खुद हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लिहाजा सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक मरतबा नहीं उनके हज़ारों उनके दर्जनों क्लिप मौजूद हैं जिसमें वो इस तरह की बातें कर चुके हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि जब लोग किसी इदारे की मदद से, उसके तवस्सुत से, उसकी सरपरस्ती से या उसकी कॉन्निवेंस के साथ इक़्तिदार में आ रहे होते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो उनको इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं होता और बड़ी खुशी खुशी इस बात का तज़किरा करते हैं कि हम तो उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। जब वो इक़्तिदार से चले जाते हैं या जब इक़्तिदार में आने की तवक्को होती है तो फिर वो बातें करते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में जाते हैं, जब इमरान खान पोजीशन में थे तो तब वो भी इस तरह की बातें किया करते थे। आज वो इक़्तिदार में हैं तो वो उनके बड़े सेवियर हैं और हर हुकूमत को अपने इदारों का दफा करना चाहिए, लेकिन कल जब वो पोजीशन में थे तो उनके इस तरह के क्लिप मौजूद हैं। इस तरह नवाज शरीफ इस जमाने में बड़े सपोर्टर हुआ करते थे और आज वो उन पर तनकीद करते हैं। मेरा ख्याल है कि इदारों पर तनकीद का सिलसिला बंद होना चाहिए, इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। मेरा ये ख्याल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इदारों को सियासत में घसीटना इदारों की जो सेंसिटी है, उनका जो तकद्दुस है, उसके खिलाफ वर्जी है। राज साहब, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब क्या अदारों के ताउन के बगैर इस मुल्क के वजीर आजम बन सकने के काबिल थे, और आज क्या वो एक और इल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं? देखिए राजा साहब, बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने किया और बड़ा झटका सवाल आपने किया कि अदारों को ब्लैकमेल करके क्या वो अपने मकासद हासिल कर सकेंगे। जी जी। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब की सियासत है जिसपे लोग उसको कहते हैं कि वो मुज़ाहमती सियासत करते हैं और हर रोज लड़ाई पे वो मादा हो जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है? आप अपने फोन को सीधा कर लीजिए। कोशिश तो यही कर रहा हूँ, लैंडस्केप पे कर। जी जी जी। चोई साहब से पूछ लेते हैं, आप जरा पानी पी लें। चोई साहब, आप इस बारे में जरा दोबारा वजह से बता दें। वो फोन की डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, हो गया जी। जी राजा साहब, क्या मैंने कहा कि क्या नवाज शरीफ दोबारा इल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं? नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है 3 दफा, उनको ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए और कॉन्शियसली इस बात पे एहतियात करनी चाहिए कि उनकी कोई ऐसी बात ना हो जो वो इल्ताफ हुसैन बनने की तरफ गामजन हो जाए। इसलिए कि जाहिर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, देखिए मैं ज़ाती तौर पर तमाम सियासतदानों का एहतराम करता हूँ और मैं किसी सियासतदान को गद्दार कहने के हक में नहीं हूँ। ये सारी सियासी जमातें, वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, वो PTI हो, वो मुस्लिम लीग काफ हो, वो अवामी नेशनल पार्टी हो, वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, जमात इस्लामी, ये सारे पाकिस्तान के एसेट्स हैं। इन्होंने पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ लेके चली हैं, पाकिस्तान के लोग इन पर एतमाद करते हैं। ये सियासी जमातों के सरबराहों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी बयानियों को ना अपनाएं कि वो कल को अल्ताफ हुसैन कहलाएं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे तबके हैं, पाकिस्तान के अदारे हैं, उनको भी ये चाहिए कि किसी सियासतदान को, किसी जमात को इस तरह से दिमाग खात ना लगाएं कि वो कल को फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसी बात करने पर मजबूर हो जाएं या इस तरह की टेंशन का शिकार होकर ऐसी बात करें जो इस मुल्क के लिए मुफीद ना हो। गद्दार होना भी इस मुल्क के लिए मुफीद नहीं है और किसी को गद्दार बनाना भी मुफीद नहीं है। पाकिस्तान में ये बड़ी पुरानी सियासत है, आपको याद होगा 1990 की सियासत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नवाज शरीफ साहब जो थे वो सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे
उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी। नवाज शरीफ को एक दौर ऐसा आया, मुख्तलिफ लोगों ने उनके मुखालिफ ने सिक्योरिटी रिस्क का, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। नवाज शरीफ को जो लोग वोट देते हैं, जो बेनज़ीर साहब को वोट देते रहे हैं, जो इमरान खान को वोट देते हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि कोई पाकिस्तानी, मैं या पीटीआई का वर्कर या मुस्लिम लीग नून का वर्कर या पीपल्स पार्टी का वर्कर किसी ऐसे शख्स को वोट देगा जो गद्दार होगा? लिहाजा हमें ये जो सियासत है, इसको सियासत तक रखना चाहिए। दूसरों को गद्दार कहना, दूसरों को सिक्योरिटी रिस्क कहना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब जब जिसकी जिम्मेदारी आई है, उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूट करे, सियासी बात करें, सियासी इल्जाम लगाएं, करप्शन की बात करें। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसका इंसाफ का तरीकाकार है, लेकिन किसी को सियासी मुखालफत की बुनियाद पर गद्दार कहना, सिक्योरिटी रिस्क कहना, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए की खिदमत नहीं है कोई। अच्छा, तो राहत साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप तो जरा तफसील से जवाब दीजिएगा कि अदारों से टकराव और इल्ताफ हुसैन की तरह का नवाज शरीफ का ये खिताब पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है? राजा साहब, पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ये खिताब मुफीद नहीं है, और नवाज शरीफ साहब खुद अपने बयानिए के हवाले से खासे कंफ्यूज्ड हैं, और उनको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं, और आखिर ये सब कुछ जरूरत क्यों पेश आ रही है। एक वक्त आता है वो खामोश हो जाते हैं, फिर एक वक्त आता है वो पाकिस्तानी अदारों से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली राब्ते करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि मरियम साहबा का ट्विटर जो है 6 महीने 1 साल तक खामोश रहता है, और नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना बना के एक स्क्रिप्टेड पूरी एक कहानी तैयार होती है, उस पर अमल करते हैं। उसको कहा जाता है कि मुंह ऐसा बना ले, वो वैसा बना लेते हैं। उनको कहा जाता है कि आपके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, वो कहते हैं जी गिर गए हैं। उनको कहा जाता है जी बढ़ गए हैं, वो कहते हैं जी बढ़ गए हैं। वो उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बनते हैं, उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन के वो जेल से बाहर निकलते हैं, अस्पताल जाते हैं। मरियम साहबा को जेल से निकाला जाता है, उसके साथ वाले कमरे में डाल दिया जाता है, फिर वो आपस में मिलते हैं, सलाह मशवरे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब का एक रोल होता है, वो बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं जहाज के अंदर बैठते हैं तो उनका रूप कोई और होता है। फिर लंदन जब लैंड करते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं, और वहां पे जाके जो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का ये पहला काम, ये पहला तरीका नहीं है, उनका ये वतीरा हमेशा से रहा है। जब वो अटक जेल से निकल के इसी तरह गए थे, और रात के वक्त वो दावे कर रही थी उनकी सारी क़यादत, और तमाम लोग कस्बें उठा रहे थे, और जुल्फकार खोसा साहब ने कुरान के ऊपर हलफ दिया था कि जी नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि उन्होंने कोई डील नहीं की। लेकिन वो रात को बयान आ रहे थे कि हम न झुकने वाले, हम शेर हैं, हम झुक नहीं सकते। तो सुबह वो सामान जो है वो अपने कोई 40-45 ब्रीफकेसों के साथ वो रवाना हो चुके थे। अब मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ साहब ने जो डायरेक्ट बाजवा साहब पर इल्जाम लगाया है, उसी पे आ रहा है सर। ये कौम की खिदमत है या कि नवाज शरीफ की एक अपनी जो कह रहे हैं कि वो ज़हनी इख्तला है? नहीं, ज़हनी इख्तला नहीं है, वो बड़ा सोच समझ के ये फैसला करके वो सारा कुछ करते हैं। मैं सिर्फ जो बात करना चाह रहा हूँ, देखें, नवाज शरीफ साहब को तमाम लोग कहते हैं कि जी वो लड़ाई क्यों करते हैं, 7 आर्मी चीफ से उसकी नहीं बनी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं निजी मीटिंग्स में कि उनको जो कुछ मिला है वो लड़ाई के नतीजे में मिला है, लिहाजा उनको लड़ने दिया जाए, और वो इसी लड़ाई के नतीजे में हर दफा उनको एक स्पेस मिलती है, एक रास्ता मिलता है। और आपने पहले सही कहा था कि क्या अब वो लड़ाई के नतीजे में ब्लैकमेल अदारों को कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरा जवाब इस पे यह है कि इस दफा वो अदारों को शायद ब्लैकमेल करने की पोजीशन में ना हो, और ये हो सकता है कि वो बड़ी तेजी के साथ अल्ताफ हुसैन ना बने, लेकिन ग्रेजुअली सफर उनका अल्ताफ हुसैन बनने की तरफ शुरू हो चुका है, और इस पे किसी लेवल के ऊपर कुछ फैसले कर दिए गए हैं, और उस पे ये कहा गया है कि नवाज शरीफ के लिए सियासत की गुंजाइश शायद ना हो आने वाले दिनों में। और दूसरी रह गई बात, आपने कहा कि मुल्क की खिदमत, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बयानात या ऐसी तकरीर या ऐसी बात जब लीडर करता है तो वो मुल्क की खिदमत नहीं करता, वो अनारकी की तरफ चीजों को लेके जा रहा है, लड़ाई की तरफ लेके जा रहा है। चूंकि नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, तमाम लीडरशिप को जब मैंने जहां से देखा है, जिस एंगल से देखा है और बड़ा करीब से देखने का मौका भी मिला है, ये लोग इक़्तिदार में हूं तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा होता है, ये इक़्तिदार से बाहर हूं तो पाकिस्तान भी बुरा होता है। अगर कोई जर्नैल इनसे मीटिंग कर रहा हो तो ये कहते हैं जर्नैल बहुत अच्छे हैं, फौज बहुत अच्छी है, और अगर कोई इनको लिफ्ट ना करवाए और दूसरे किसी के साथ जाके मिले
तो वो फौज भी बुरी, वो स्टेब्लिशमेंट भी बुरी और जर्नैल भी बुरा। अच्छा, फैसला इनके हक में आ जाए कोर्ट से तो अदलिया ठीक है, फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो अदलिया कैंगरू कोर्ट है, अदलिया बहुत बुरी है। ये जो ट्रेंड डेवलप हो गया इस मुल्क के अंदर राजा साहब, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कायदे आज़म को गाली देना, मुल्क को गाली देना, अदारों को गाली देना, अदलिया को गाली देना, ये एक फैशन बन गया है। ये सियासतदानों में तो खैर है ही, ले हमारे कोई मीडिया के कुछ ऐसे दानिश्वर हजरात पे भी है जो समझते हैं कि वो बहुत बड़े दानिश्वर है या बड़े दानिश्वर बनना चाहते हैं, वो भी इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजों की गुंजाइश आज 2020 में कम से कम नहीं है। लोग समझ रहे हैं कौन क्या है, और कोई शख्स भी अगर नवाज शरीफ साहब इस तरह करेंगे और उसको एक हद तक इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ट्विटर के अंदर कुछ लोग उसको ट्रेंड बनाएंगे, इंडिया जिस तरह कल के बयानात के साथ खेल रहा है और पूरी दुनिया में एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको, वो अपना काम करेगा और कुछ ट्विटर के जो हजरात हैं, कुछ पेड लोग हैं, वो इस पे करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली लोग इसको डिसलाइक करेंगे। तारिक चौधरी साहब से पूछते हैं। तारिक चौधरी साहब, गुजरावाला का जलसा पाकिस्तान के मुस्तकबिल में मैं एक ताबनाक कील समझता हूं, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां अपने नौनिहाल सियासतदानों को इंट्रोड्यूस कराने में कामयाब होती नजर आ गई हैं। मैं इसको 11 जमातों का इत्तेहाद नहीं समझता, मैं इसको ये समझता हूं कि मरियम नवाज को शहबाज शरीफ पर भी बरतरी हासिल हो गई है। बिलावल भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी के सारे बाबे तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ अवाम को तस्लीम कराने की ये साजिश एक जलसे की सूरत में गुजरावाला में मुनक्कद हुई। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये जो पीडीएम है ना, इसमें वैसे तो 11 जमातें हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें 3 जमातें मैटर करती हैं टोटल। इसमें एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो जेयूआई है मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में। बाकी जो है वो ऐसे जिस तरह जुम्मा जनाल होता है उन्हीं की उसी तरह की नंबर काउंट पूरा किया गया है। ये तीनों जमातें जो हैं, इनमें से देखें इस वक्त जो है सबसे बड़ी जो इस वक्त स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसलिए स्टेक होल्डर है कि उसकी एक सूबे में हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो बिला वजह, बगैर किसी वजह के, अगर कोई ऐसे हालात होंगे फिर अलग बात है कि वो अपना सूबा लूज करे, सूबे की हुकूमत लूज करे। इसी तरह जेयूआई जो है उसको जाहिर है उसकी जो पॉकेट है वो पंजाब नहीं है, उसकी पॉकेट जो है पंजाब बलूचिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है और जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ साधारण जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बन्नू है, लकी मरवत है, डेर इस्माइल खान है, और कुछ शावर वैली के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर उसकी पॉपुलरिटी मौजूद है, या फिर ये है कि जो हमारे फॉर्मरली ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पर उसकी कोई मौजूद है। तो उसकी जो पॉलिटिक्स का अंदाज कुछ और है। अब जहाँ तक मोहतरमा मरियम साहबा का ताल्लुक है, ज़ाहिर है मरियम साहबा इस वक्त तक अभी तक असम्बली में पहुँचने में कामयाब नहीं हुई। वो गुज़श्ता इलेक्शन में लड़ना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त वो चूँकि उनके खिलाफ केस चल रहा था तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, लड़ने इलेक्शन में लड़ सकी, और बाद में वो अभी जमानत पर हैं। तो अभी कोई ऐसा ज़मीनी इंतखाब नहीं आया जिसमें लड़ने की ख्वाहिश या कोशिश हो। वैसे टेक्निकली कानूनी तौर पर वो अगर जमानत पर बंदा हो और केस की फाइनलिटी जो है आप खुद ला समझते हैं, तो उस वक्त वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होता है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त दोनों पार्टियां जो हैं, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी उम्र इस वक्त मेरा ख्याल है कि 72 है, और वो बीमार भी हैं, जाली बीमार नहीं है। मैं राह साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वो जाली बीमार थे या ऐसे थे। इस बार उनकी बीमारी की तस्दीक जो है मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा एक मरतबा नहीं अब भी कर चुकी हैं, और इसके अलावा डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि शौकत खान के हेड हैं और इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर सेहत हैं वो सारे तस्दीक कर चुके हैं। ये एक अलग बहस है। नवाज शरीफ साहब जो हैं पूरी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, उस पर जो पिटीशन थी रिव्यू की वो भी हो चुकी है। तो नवाज शरीफ अब अपनी पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं कर रहा, उसको पता है कि मैंने दोबारा नहीं लड़ना। उसकी ख्वाहिश उनकी ये है कि उनकी बेटी जो है वो उनकी लेगेसी जो है उसको लेके आगे चले। और जाहिर है ये बात भी हकीकत है, मैं ना मानूं आप ना माने, मरियम नवाज जो है वो पंजाब में शहबाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर है। तो जाहिर है दोनों बड़ी जमातें जो हैं, जरदारी साहब भी बीमार हैं, उन्होंने भी जाहिर है एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करनी। कर लेना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल जो है इन दो घरानों से ही वाबस्ता है, चाहे ये अच्छा करें या बुरा।
नहीं, ये घराने का एक और घराना आ चुका है इमरान खान साहब की क़यादत में। अब देखें वो अब फ्यूचर में किसको लेके आते हैं, लिहाजा उन पे भी उम्मीद रखें आप अपनी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो राहत साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मरियम नवाज और बिलावल पाकिस्तान की किस्मत में ऐसे लीडर पैदा हो गए हैं कि जो अच्छा करें या बुरा, हमें इनके साथ ही रहना है? राजा साहब, आपके कई दोस्त, उनको मैं जब देखता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आते हुए जाते हुए, और जब बिलावल भुट्टो साहब आ जाते हैं, बैठते हैं, और कायरा साहब जैसे लोग, परवेज अशरफ जैसे लोग, पुराने नजरियाती पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, रजा रब्बानी जैसे लोग हाथ बांध के, एतजाज अहसन साहब जैसे लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये मजहबी जमातों में तो हमने कर देखा था कि चलो कोई पीर आ गए हैं, कोई बड़े गद्दी नशीन आ गए हैं, तो हमारे जैसे गुनाहगार खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह इन बच्चों को पूजा जाता है, जिस तरह बड़े बड़े बुजुर्ग, उनके वालिद से भी 10-10 गुना बड़े उम्र के लोग, और जिस तरह मैंने हमजा शहबाज को लोगों की इंसल्ट करते देखा है, बुजुर्गों को, सफेद दाढ़ी वाले लोगों को, वो एक उंगली भी नहीं मिलाते थे, मिलते भी नहीं थे। एमएनए बारेश एमएनए उनके कमरों के बाहर 3-3 घंटे मैंने इंतजार करते खुद अपनी आंखों से देखा है। और उनकी मुलाकात जब होती थी, फिर उस पे टैक्स होता था कि कितने पैसे देंगे, कौन मिलेगा, कब मिलेगा। एक गवर्नर चॉइस सर्वर ने मेरे सामने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके शिकायत की कि मैंने एक बंदा भेजा है और हमजा साहब ने उससे भी 50 लाख रुपया ले लिया है। तो शहबाज साहब ने उसका भी नोटिस नहीं लिया, और चॉइस साहब बड़ा नाराज हुए कि देखे जी, मेरे कहने पे भी उन्होंने नोटिस नहीं लिया। तो इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आप क्या तवक्को रखते हैं भाई? वहां पे जेन्युइन पॉलिटिकल कल्चर जो है खत्म हो गया इस मुल्क के अंदर, नजरियाती पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर नजरियात की बात होती थी, वर्कर होते थे और वर्करों के ऊपर लोग फख्र करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों के अंदर रौनक हुआ करती थी। आज मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज की दफातर में, घरों से पार्टियां चलाई जा रही हैं। अगर नवाज शरीफ साहब शिफ्ट होते हैं रायगढ़, तो दफ्तर रायगढ़ चला जाता है। अगर वो शिफ्ट होंगे उधर किसी और तरफ, चूंकि उनके नाम के साथ पार्टी चल रही है, तो उनके नाम के साथ रहेगी। शहबाज शरीफ साहब के साथ फालूक जा ही नहीं रही, उसकी लेगेसी में सारी वो मरियम की तरफ कन्वर्ट हो रही है, और लोग समझ रहे हैं कि फॉलोइंग सारी जो है नवाज की है, और नवाज से डायरेक्ट मरियम की तरफ ट्रांसफर करने की नवाज शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो वो उधर ही ट्रांसफर होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, राजा साहब, एक वक्त था नजरियाती सियासत की बात होती थी, नजरियात से बात चली गई, शख्सियात पे चली गई, और शख्सियात के बाद अब जातियात पर चली गई है, और गालिम गलोच तक चली गई है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जैसे सहाफत या बाकी वकला हज़रात और बाकी शोबों के अंदर तनज़्ज़ुली का एक सिलसिला हम देख रहे हैं, उसी तरह ही सियासत का भी बस ऐसे ही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तर्ज पे पार्टियां चल रही हैं, और मरियम साहबा के मोबाइल के अंदर कुछ नंबर्स हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप के अंदर हदायत जारी करती है, और उस हदायत को कुछ हमारे दानिश्वर हज़रात भी फॉलो करते हैं। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, और फिर अपनी पार्टी के तर्जमानों को एक हदायत जाती है। फिर जो तर्जमान ज्यादा कुकड़ों की तरह ज्यादा लड़ते हैं ना, कि मुर्गों की तरह, कुकड़ लड़ाई जिसको कहते हैं, तो फिर उसको शाबाशी का मैसेज जाता है कि वेल डन, और जो डिसेंट बात करता है उसको डिस्प्लेयर जाता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, मजा ही नहीं आया। जो ज्यादा गालियां दूसरे को देता है, तो इस तरह अगर पार्टियां चलेंगी तो फिर बिलावल साहब, जाहिर है वो जिस तरह पर्ची को देख के तकरीर करते हैं, जिस तरह मरियम साहबा बेनजीर बनने की कोशिश कर रही हैं, और जो माजी की आप चीजें देख लेना पाकिस्तान की तारीख के अंदर, रांझा साहब, हॉर्स ट्रेडिंग, मैंडेट परचेजिंग, करप्शन कमीशन, ये सारा जितनी बीमारियां थी, उस बीमारियों का आगाज तो इन लोगों ने किया है। आज ये इखलाकियत की बात करते हैं, मुझे तो शर्म आती है खुदा की कसम जब मैं देखता हूँ कि आज पुलिस के अंदर जितनी ये गड़बड़ है ना सारी। मैं ऐसा वाकया भी आपको बता सकता हूँ कि जिसमें एक शख्स ने कहा कि मेरे बेटे का एएसआई का मैंने इम्तिहान दिलवाया, तो उसकी छाती भी कम थी, उसका कद भी कम था, कि नवाज शरीफ ने मुझे लेटर दिया तो वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। एएसआई भर्ती नहीं हुआ, वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, और आजकल डीएजी है। फिर मैं एक ऐसा वाकया भी जानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास मियां महमूद अहमद एमपीए गए, उन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है, बीएससी एग्रीकल्चर इसने की हुई है,
इसको ऐसे लगा दे। उन्होंने कहा जी ऐसे की सीटें मैं सारी बांट चुका हूँ, तहसीलदारों की बांट चुका हूँ, आप कोई और सीट देख लें। तो उनको नाम नहीं आ रहा था कुछ सीट का, एक साथ बंदा खड़ा, तो उसने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर PHA लगा दें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी वो क्या होती है? उन्होंने कहा सर वो जो माली होते हैं ना, मालियों का हेड होता है, हेड ऑफ माली। उसने कहा अच्छा हेड माली है तो लिया मैं होने ला देना। उन्होंने ऑर्डर किए, वो DG PHA बन के रिटायर हुआ है और उसका स्कैंडल है कि उसकी एजुकेशन भी नहीं थी। इस तरह सैकड़ों हजारों लोग इन्होंने भर्ती की है और सिस्टम तबाही कर दी है। और आज फिर आपकी तरफ आते हैं चौधरी साहब, ये सियासत के मुतल्लिक आखिरी सवाल आपसे करते हैं, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुतल्लिक मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आपकी ओवरसीज पाकिस्तानियों से दोनों भाइयों की बहुत मोहब्बत है और आपको बहुत पसंद करते हैं। हम अपने ओवरसीज के इस प्रोग्राम में आपको वेलकम भी कहते हैं और हम ये समझते हैं कि आप जैसे सहाफ़ी हमारे बहुत ही खैर खा हैं पाकिस्तान में। तो आप आखिर में ये बताएं कि बिलावल भुट्टो का जो बयानिया था ना, वो नवाज शरीफ के मुकाबले में बड़ा इत्तदाल पसंदाना था। क्या पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत के लिए पुर उम्मीद है? यानी आपको पता है कि इक़्तिदार कैसे हासिल किया जाता है और पार्टियां किस तरह इक़्तिदार में आती हैं? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है स्टेक होल्डर है, एक सूबे की हुकूमत है। वो पाकिस्तान का 35% सूबा है, पाकिस्तान का अहम सूबा है, जिसमें हमारी बंदरगाह है, जहाँ से हमारी गैस आती है, जहाँ हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती, नहीं करेगी आने वाले दिनों में जो कि जिससे पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वो सूबा जो कि इस वक्त उसका आखिरी कॉर्नर है। जाहिर है पीपल्स पार्टी की किसी वक्त मरकज़ में हुकूमत थी, गिलगित में हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद है। पंजाब में उनकी सिर्फ 5 सीटें हैं कौमी असम्बली की और 8 या 9 जो है सूबाई असम्बली की सीटें हैं। तो उसकी कोशिश होगी कि एक अगर वो अच्छी सियासतदान है तो अच्छे सियासतदान के तौर पर कि वो अपनी जो खोई हुई उनकी स्पेस है पंजाब में उसको रीगेन करे। तो उसका तरीका यही है कि वो इत्तेदाल के साथ चले। दूसरी बात यह है कि जो बिलावल साहब हैं, जाहिर है वो एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियन ऑफ हिज एज, वो उनके मुकाबले में ज़्यादा ग्रूम्ड हैं, ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं। उनको पता है अदब अदाब का, पता है बात कैसे करनी है, कैसे करते हैं, वो अच्छी तरह बात करते हैं। आपका ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज से बेहतर सियासी तरबियत का हामिल सियासतदान है? हाँ, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी पंजाब में वो मरियम से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मरियम से कम पॉपुलर हैं। अगर उन्होंने पंजाब में गेन कर ली अपनी पॉपुलरिटी, जो पीपल्स पार्टी के पास स्पेस थी, अगर उन्होंने उसमें 50% भी हासिल कर ली तो मरियम से ज़्यादा बेहतर पॉलिटिशियन होंगे वो। अच्छा, ठीक है। तो जुल्फकार राज साहब, ओवरसीज के बारे में आपसे पूछते हैं कि माजी में जब चौधरी सरवर मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हुआ करते थे, उस वक्त ओवरसीज के लिए एक कमीशन बना, आप भी उसमें साथ साथ रहे। वो क्या कहानी थी? क्या ओवरसीज कमीशन से आप सहाफी लोग मुतमिन हैं? जहां तक ओवरसीज लोग हैं वो अभी तक मुतमिन नहीं है। तो जरा ये राम कहानी भी सुनाएं और इस कमीशन की कारकर्दगी के बारे में भी मुख्तसरन वजाहत करें। राजा साहब, आपके लिए ये ओवरसीज कमीशन बनाया गया था और आपके लिए वो काम करता है। जब आप मुतमिन नहीं है तो हम मुतमिन कैसे हो सकते हैं? नंबर 1 ये कहानी ये थी कि जो सरवर साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दोस्त थे, उसी दोस्ती में उनको गवर्नर बनाया गया। वो हर रोज शहबाज शरीफ साहब को मशवरे देने पहुंच जाते थे और कभी वो एजुकेशन को ठीक कर रहे होते थे, कभी पानी को ठीक करना चाहते थे। एक दिन उनका सेक्रेटरी आया तौकीर शाह, उसने आगे चौधरी सरवर साहब को कहा कि चौधरी साहब, इस मुल्क के तो इतने लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, इतने लाख करोड़ों स्कूलों की चारदीवारी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? तो जब वो वापस गए गवर्नर साहब को मिलके, तो गवर्नर साहब, इत्तेफाक से मैं उधर था, मुझे कहने लगे कि यार आज इनका सेक्रेटरी मुझे क्या कह गया है, वो डिस्कस करके गया, डिसऑर्ड करके गया। तो मैंने कहा ये मैसेज है बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ साहब का कि आप गवर्नर हो तो गवर्नर ही रहो। तो आपको एक बड़ा घर लाहौर में मिल गया माल रोड के ऊपर, तो गवर्नर हाउस के अंदर चाय पानी पिए और मौजे करें। और दूसरा, वो आपको इस तरह एक्सपोजर बर्दाश्त नहीं कर रहे। कहता है यार मुझे मैसेज पहले भी दिया गया
कि जी गवर्नर का जो काम है बस वही करें, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि वो मेरा दोस्त है, मुझसे मशवरे नहीं करता। मैंने कहा वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप गवर्नर हैं, लिख पढ़ के आप बने हैं, आपको पता है गवर्नर की डोमेन क्या है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको एक मशवरा दिया, मैंने कहा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ओवरसीज, तो आप ऐसा करें कि ओवरसीज के लिए काम करें। और परवेज लाई दौर में मैंने कहा कि हमने एक शिकायत सेल बनाया था और उसने बड़ा काम किया था, और उसमें ओवरसीज के लिए भी हमने काफी चीजें रखी थी और उस पर बड़ा काम हुआ था। हाजी नवाज साहब थे उस कंप्लेंट सेल के इंचार्ज थे। तो मुझे कहते हैं फिर क्या करें, मैंने कहा कि ओवरसीज का कमीशन बनाएं, गवर्नर हाउस में दफ्तर रखें और नवाज शरीफ साहब को जाके मिलें, और उसकी एक लंबी चौड़ी हमने लिस्ट तैयार की। तो मैंने उनको कहा कि आप जाके ओवरसीज को सर्व करें, ओवर 5 साल सुकून के साथ काम करें और एक आधी साल में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवा दिया करें, ओवरसीज को बुलवाया करें और ये 5 साल आप इस तरह गुजार दें। और एक्सपोजर की जहां बात है, कोई बड़े बड़े जलसे जुलूस या उसको वो पसंद नहीं करेंगे कि आप एज ए गवर्नर वो करें, तो लिहाजा वो काम उन्हें करने दें। तो वो गए प्राइम मिनिस्टर के पास बड़े दौड़े दौड़े पॉइंट्स लेके, तो नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है। उन्होंने ओवरसीज कमीशन के लिए शहबाज शरीफ साहब को कॉल की, शहबाज शरीफ साहब को कहा जी ओवरसीज कमीशन बना दें। ओवरसीज कमीशन के बीच में हमने लिखा था कि बड़ा बाख्तियार होना चाहिए कि ओवरसीज कमीशन का ऑर्डर जाए और फौरी तौर पे जो प्रॉपर्टी है वागजार हो जाए। तो उस पे मेरी तजवीज ये थी कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी रखा जाए। तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी उसके बोर्ड के अंदर रखे गए और उसको बड़ा इफेक्टिव बनाया गया। उसमें ग्रेड 19 के ग्रेड 22 तक के लोग उसमें शामिल किए गए। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज तो एक्सेप्ट कर ली और चॉइस सर्वर साहब बेचारे जाके काम कर रहे, लेकिन उन्होंने चॉइस सर्वर को नहीं बनाया उसका हेड, उसको वो अदारा नहीं दिया। चॉइस सर्वर साहब से वो सारा मवाद ले लिया, फाइल ले ली। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी लेजिस्लेशन की, और अफजाल भट्टी साहब एक थे साहब जो शहबाज शरीफ साहब के साथ सेक्रेटरी थे। जैसे साग डार साहब नवाज शरीफ साहब की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, इस तरह अफजाल भट्टी साहब शहबाज शरीफ साहब की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं और पूरी दुनिया में जितनी प्रॉपर्टीज है वो मैनेज करते हैं। तो उन्होंने अफजाल भट्टी साहब को एक कमिश्नर लगा दिया। एक भट्ट साहब थे वहां पे, गोगी भट्ट साहब के रिश्तेदार सेनेटर थे, वो अमेरिका में होते थे, वो उनको माशाल्लाह कैप्टन साहब को उधर कैप्टन भट्ट साहब लगा दिया। अच्छा 5 साल वहां पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ प्रॉपर्टी डीलरी चलती रही। वहां पे जो ओवरसीज आता था उसको डराया जाता था, धमकाया जाता था, उसका घर आप ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज की प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त का अदारा ओवरसीज कमीशन पिछले 5 साल कई स्कैंडल सामने आए कि ओवरसीज की प्रॉपर्टी आती थी बाहर, जहां ओवरसीज बेचारा लड़की लड़का खातून बंदा दरखास्त देता था, उसको बाहर से डराना, 2 बंदे की ड्यूटी होती थी कि आप डराएं, वो अगले बंदे के पास चला जाता था, अगला तीसरे के, फिर वहां पे शहीन भट्ट साहब के पास ले जाया जाता था और उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेच के बेचारा भाग जाता था। उसको कहा जाता था देखिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको कोई मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। देते हैं पहले तारिक चौधरी साहब से पूछते हैं। तारिक चौधरी साहब, जब हुकूमत नहीं बनती तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक खास अहमियत दी जाती है कि ये मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेंगे। इवन कि इमरान खान साहब जो है वो उनका ओवरसीज के साथ एक गहरा रिश्ता है, बल्कि हुकूमत दिलवाने में, पार्टी की फाइनेंशियल मदद करने में इन ओवरसीज का बड़ा हाथ है। आपने जैसा सुना, राहत साहब फरमा रहे थे कि ओवरसीज कमीशन असल में ओवरसीज को लूटने की एक ऐसी आमाजगाह है कि जहां पर उनकी प्रॉपर्टियों का सरे आम भाव लगाया जाता है। तो आप ये बताएं कि ओवरसीज के मसाइल कैसे और किस तरह हल हो सकते हैं? राजा साहब, एक तो ये जो कमीशन की बातें हैं, जो कि वो पंजाब में था, राहत साहब माशाल्लाह बड़े बाखबर आदमी हैं, वो बता रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व में था, उसकी दास्तानें जो सुना रहे हैं 100% दुरुस्त होंगी। इनसे बहस करने की या इनसे डिफर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये ऐसे होता होगा, लाजमी हुआ होगा, क्योंकि हमारे कुछ अजीज थे वो वहाँ काम भी करते रहे, वो हमें कुछ इस तरह की बातें बताते थे। असल इशू ये है कि बड़ी तल्ख बातें हैं, आपको बड़ी बुरी लगेंगी मेरी बातें ओवरसीज के हवाले से। बात ये है राजा साहब, जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, जब तक वो, मैंने लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में भी ये बात कही थी दोस्तों को, कि जब तक आप अपने आप को चंदा देने की, डोनेशन देने की मशीन बना के रखेंगे, तब तक आपके साथ यही सलूक होगा। जो हो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि कोई सियासी बात हो, मशीनें समझते हैं। जी।
वो इमरान खान साहब की जमात हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो मजहबी जमातें हों, वो पीर साहबान हों, वो मशाइख साहबान हों, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने अकीदे की बुनियाद पर, अपने सूबे की बुनियाद पर, अपने जिले की बुनियाद पर, अपनी जुबान की बुनियाद पर, अपनी सियासी अफरी की बुनियाद पर लुटता है उनके हाथों, बड़ी मादत के साथ, बड़ी मादत के साथ। आपकी बात से मैं 100% इस बात करता हूँ। आप सिर्फ पाउंड, डॉलर और दिनार देने की मशीनें हैं। जब तक आप ठोस काम नहीं करेंगे, वो ठोस काम जो आप कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपने जिले के हवाले से कम से कम 1 जिला 2 जिलों को मुंतखब करके आप वहाँ पानी की मशीनें लगा रहे हैं, आप वहाँ वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। जब तक ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पीरों को, अपने मशाइखों को, अपने लीडरों को डॉलर देने के बजाय अपने इलाकों में जहां से हम आए हैं, जो हमारा ओरिजिन है, वो ठीक है आपने नेशनलिटी ले ली है, वो मुल्क अब आपका है, वो मिडिल ईस्ट आपका है, वो बरतानिया आपका है, आपने वहां रहना है, लेकिन अपनी धरती से मोहब्बत जो है, अपने अपने रिश्ते वो खत्म नहीं होते। आप जब तक इन लोगों को पैसे देने के बजाय, इन लोगों की दावतें करने के बजाय, इनके लिए लेमोजिन लेके आके आप वहां जुलूस निकालने के बजाय और इनको तोहफे देने के बजाय, जब तक आप अपने इलाकों में ठोस काम नहीं करेंगे, और मेरे नजदीक, मेरी हम्बल राय में, एक ठोस काम है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं अपने मुल्क के बच्चों की तालीम, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए यूनिवर्सिटियां, उनके लिए वज़ाइफ, उनके लिए वो मौके तलाश करें उन मुल्कों में जहां रहते हैं। आज इंडिया जो है उसकी लॉबी क्यों मजबूत है अमेरिका में? इसलिए कि इंडिया ने अपने लोगों को वहां सेटल करने का, उनको वहां तालीम दिलवाने का, बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरियों का और बड़े बड़े अखबारों में चैनलों में एडजस्ट करने का उन्होंने मिशन समझ के किया। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप वहां चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करके पैसे देते हैं जलसे के लिए। वो जलसा जो मंडी बाउद्दीन में होना है, वो जलसा जो साहिवाल में होना है, वो जलसा जो लाहौर में होना है, आप अपने इलाके से बाहर के, अपने सूबे के बच्चों को मुंतखब करें, उनको वहां सेटल करने का इंतजाम करें, उनकी तालीम का बंदोबस्त करें। ये आपकी खिदमत है। आप क्या करते हैं कि आप वहां चौधराहट के लिए कि जी डिंगा से एक बंदा आ रहा है जी, अब माशाल्लाह उसके जुलूस के लिए 100 गाड़ियां निकालते हैं, उसका क्या फायदा होता है आपको? ये सारी बातें बुरी लगेंगी आपको, इसलिए कि आप लोग इस नाम पर मैं चाहूंगा कि आपकी ये जो बात है इसको हम बार बार दोहराएं और इंशाअल्लाह ताला इस बात को हम हर जगह पर पहुंचाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे जो बक्से उठाने वाले भाई हैं और ये देने वाले भाई हैं, इनको आप न सिर्फ खबरदार कर रहे हैं बल्कि एक ऐसा मुफीद मशवरा दे रहे हैं कि मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए भी ऐसा है और हमारे इर्द गिर्द जो गुर्बत के खात्मे, तालीम की और फलाह के लिए ये काम जो है बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं वही कहूंगा कि जो वहां आता है, आपका अजीज दोस्त आता है, उसकी अवगत करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, प्रोटोकॉल दें, लेकिन इस पे नाम पे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो। ये ना हो कि जनाब चौधरी इजाज सैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए हमने 100 गाड़ी का इस्तेमाल करना है, 100 मर्सिडीज का जूस निकालना है। बिल्कुल ना करें। उनको कहें भाई ये पैसे हैं, ये स्कूल में दो, मंडी बाउद्दीन के स्कूल में दो, जाके डिंगे के स्कूल में दो, बच्चा तालीम हासिल करे, पता चले। मैं चोई साहब आपको बताता चलूं कि हमने जो पाकिस्तान ओवरसीज फोरम में स्पेशली मंडी बाउद्दीन से शुरू किया, हमने रोजगार स्कीम शुरू की है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने फिल्टर प्लांट्स लगाया है बच्चों की तालीम पे। मैंने जाती तौर पर राजा साहब बच्चों को PhD कराएं, बच्चों को MPhil कराएं, बच्चों को टेक्निकल तालीम दिलवाएं, ताकि पता चले जो बच्चा जो है मुल्क के लिए मुफीद साबित हो। ये ना पता लगे कि जनाब उसने जो चोगा पहना हुआ है उसके ऊपर जनाब उसने 1.5 लाख रुपए के उसने मोती लगाए हुए हैं, या उसको आपने मोबाइल फोन लेके दिया 2 लाख रुपए का। इससे मुल्क की कोई खिदमत नहीं होगी। आपकी टॉर बनेगी इससे अपने महल्ले में, अपने इलाके में, लेकिन मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा। ये आर्जी टॉर है जी। और मैं आपकी चोई साहब इस बात से 1000% मुतफिक हूँ और मैं चाहूंगा कि जितने भी ओवरसीज सुन रहे हैं वो चोई साहब की इस बात पर तवज्जो दें कि अपनी शान शौकत के लिए इन पर पैसे ना खर्च करें बल्कि गुरबा और अजीज व अकारब पे खर्च करें, ताकि आपकी दीन और दुनिया से भी वाबस्तगी रहे और इज्जत में भी इजाफा हो। तो राज साहब आपसे ओवरसीज कमीशन के बारे में सवाल कर रहे थे, वहीं से शुरू करते हैं कि आपको पता है कि माजी में एक खातून पाकिस्तान में गई थी, उसके भी शायद आप चश्मदीद गवाह है। ओवरसीज कमीशन में उसने प्रॉपर्टी के साथ अपनी इज्जत भी लुटाई। क्या ये ऐसी कहानियां हमारे अदारों में कब तक होती रहेंगी? राजा साहब चश्मदीद तो ये लफ्ज निकालते हैं, ये काम कोई किसी को सामने बैठा के कहाँ करता है। ये चश्मदीद का जरा मुनासिब नहीं, मैं देख नहीं रहा था, लेकिन मतलब है कि आपको पता था या आप बाखबर थे? ये जी जी मेरे नॉलेज में है जी। अफजाल भट्टी साहब ने
देखें, जब इस तरह के इदारों में हमारी माएँ बहनें और बेटियां जब आती हैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और खासकर जो ओवरसीज हैं, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये ओवरसीज का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोरोना में मुल्क हमारा भी और पाकि भी सारे डिस्टर्ब थे, लेकिन आपके ज़र मुबादला में कमी नहीं हुई, बड़ा है, इजाफा हुआ है। और आप लोगों ने हमेशा खुद क्राइसिस के अंदर वहां पे वक्त गुजारा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपके दिल धड़कते हैं, लिहाजा आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बनती है और आप हमसे कहीं ज्यादा मुहब्बे वतन है। तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग वहां पे बैठ के जायज कमाई करके पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं, जिससे हमारा एक सिलसिला और पाकिस्तान का एक मामला आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए, और आप जो मिशन लेके चले हैं ये बहुत बड़ा मिशन है, और इंडियन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं और उनके इश्तिहार चलते हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर जो ओवरसीज है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट पीछे खड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि कोरोना हो या कोई इशू हो तो ओवरसीज को उस तरह सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन आपने और साजिद तारड़ साहब ने जो बेड़ा उठाया है, एक तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क बना दिया और पूरी दुनिया के अंदर जाल बिछा दिया है, और ऐसे लोगों का जो बड़े क्रेडिबल भी हैं और जो लोग ओवरसीज को डिलीवर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, जहां तक उस खातून की बात है, मुझे बड़ी बड़ी तकलीफ हुई। उस खातून ने एक ने कंप्लेंट की विद एविडेंस कि मैं वहां पे सीएम सेक्रेटरिएट में गई और अफजाल भट्टी साहब जो कमिश्नर थे उस वक्त, उन्होंने उनको बरगला के ट्रैप करके उनको अपने घर का वक्त दे दिया, फिर घर ले गए, फिर वहां पे तस्वीरें बनती रही। उसको बकौल उसके जो उसने एप्लीकेशन में लिखा कि उसको कोई विस्की टाइप चीज उसको पिला दी गई और वो बेहोश हो गई, और उसके बाद उसको रेप किया गया। थाना रेस कोर्स लाहौर के अंदर उसकी एप्लीकेशन आज भी मौजूद है, और मैं हैरान हूं कि वो कमिश्नर थे, 8-10 लाख उसका पैकेज था, और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। फिर उसने खातून ने वो तस्वीरें रिलीज भी की और बहुत बड़ा एक स्कैम बना जो उसको दबा दिया गया। मेरे पास शायद अभी भी चीजें पड़ी हूं, तो उन्होंने खबरें शबरें खैर नहीं लगने दी उस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के इदारों के अंदर इस तरह के लोग अगर आप बैठाएंगे जिनकी सोच इस तरह की होगी, और आज भी मैं कोई ये नहीं कि मैं माजी के लोगों को बुरा कह रहा हूँ, आज भी जो लोग बैठे हुए हैं, जी रांझा साहब, जो आज भी लोग बैठे हुए हैं वहां पे, आज भी प्रॉपर्टी डीलरी उसी तरह चल रही है, और आज भी बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब के वहां पे बालके हैं। और आज का जो साहब हैं, उन्होंने जो सरवर साहब की सिफारिश पे वो लगे हैं, रामे साहब हैं, और उनके ऊपर भी बड़ी उंगलियां उठ रही हैं जो चेयरमैन है ओवरसीज कमीशन के, और रातों रात वहां पे कुछ लोग करोड़पति हो गए हैं, और ओवरसीज की आज भी प्रॉपर्टियां हथियाई जा रही हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी को कोई है तो वो चैलेंज कर सकता है। जहां तक बात चौधरी साहब ने की, बड़ी बुनियादी बात की कि आप पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर फोकस करें, पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर करें, हेल्थ के ऊपर करें, और पाकिस्तान के वो शहरी, वो हमारे भाई जो आपसे पीछे रह गए हैं, जैसे आप बाहर हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं खतरे गुर्बत से नीचे हैं, कुछ लोग पढ़ नहीं पा रहे, कुछ लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो आपका जो पैसा है उन पे खर्च होना चाहिए। ये सियासतदान जो हमारे हैं और बहुत सारे और लोग जिनका बड़ा वजाहत के साथ तारिक भाई ने कहा, इन हजरात की तो सूरत हाल ये है कि अपनी जेब से ये अपने कभी जिंदगी में ना शर्ट खरीदते हैं ना जूते खरीदते हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के खाते में डालते हैं। और नवाज शरीफ साहब के बारे में मुझे याद है, जुबैर गुल हमारा भाई है, जुबैर गुल साहब एक साहब को लेकर चले गए कि नवाज शरीफ साहब को डोनेशन दें और बड़ा अच्छा होगा, ये होगा। 10,000 का उन्होंने चेक दिया, 10,000 पाउंड का, वो चेक बाउंस हो गया। मैं उन दिनों में यूके में था, बड़ा फटा पड़ा। तो वहां पे हर रोज लोग मिलते थे और वो चेक देते थे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, शर्टें, टाइयां। आज तक मैं दावे से कहता हूं कि कई सियासतदान और इस तरह के लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अपने पास से कभी कुछ चीज नहीं खरीदी, तो वो आप जैसे लोगों के ऊपर ही बोझ होता है, और आप लोग मोहब्बत में वो कर देते हैं, इज्जत भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, और आप मुकाबले में इनसे मांगते क्या? आप कहते हैं यार हमें रिकग्नाइजेशन दे दें, हमें इज्जत दे दें, हम कुछ नहीं मांगते, हम पाकिस्तान आए तो हमें रिस्पेक्ट दे दें। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है हमारे सेटअप की और हमारी गवर्नमेंट की कि वो आपको रिस्पेक्ट देने में भी, उसमें भी हेजिटेशन का
हेजिटेट करते हैं, इदारों में आपको अकोमोडेट नहीं किया जाता। मैं तो कहता हूँ कि ओवरसीज के लिए एक स्पेशल कार्ड होना चाहिए। आप जहां भी जाएं, जिस ओवरसीज का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसी तरह का कार्ड उसके पास हो, वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे आए और वो सबसे बड़ा वीवीआईपी होना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वहां पे डेस्क बना होना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए और उनके लिए हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स। आज गवर्नमेंट यकीन करें आपके लिए एक हाउसिंग का ऐसा प्रोजेक्ट कर दे कि ये ऐसी जगह है जहां पे आप इन्वेस्ट करें डॉलरों में। आप ये जो बंदा डॉलर लेके आएगा उसको इतनी डिस्काउंट होगी और सैटेलाइट सिक्योरिटी होगी, बच्चे आपके अगवा नहीं होंगे, तो आप करोड़ों डॉलर लगा सकते हैं। गवर्नमेंट तो इस तरह की स्कीमें देनी चाहिए और आपको ट्रैक्ट करना चाहिए और आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारी काफी मीटिंगें एम्बेसी से होती रही हैं, लेकिन वो सारी ऐसे ही समझें कि ज़ाया ही होगी। तारिक जोशी साहब, आखिर में प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। मैं चाहूंगा कि मैं आपकी बातों से आज बहुत महसूस हुआ। यकीन जाने कि आपने जो मशवरा दिया है ये इन ओवरसीज को मैं भी इसी तरह ही न्यूयॉर्क में मशवरा देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप आखिर में ओवरसीज को ये एक बार अपना पैगाम रिपीट करें और उसके साथ आप ये बताएं कि इस्लामाबाद में एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते आप ओवरसीज की क्या मदद कर सकते हैं और हम आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं। देखिए, ज़ाती तौर पर तो जो भी दोस्त, जो हमारी हिम्मत बसात तौफीक है, जो भी दोस्त आता है रब्ता करता है, हम उसकी जो इशू होते हैं उसको लेके जाते भी हैं, उसको कोशिश भी करते हैं हल करने की, आइंदा भी होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको किसी पर जताने वाली बात है। हमारे सब भाई हैं, जो जिस मर्जी इलाके से आता है, जिस मर्जी मुल्क से आता है, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो वो तो हमारी जो सर्विसेज हैं हाजिर हैं हर वक्त। बाकी जहाँ तक बात जो है वो मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि जब तक आप जो हैं इन हमारे जैसे इवन सहाबी भी उसमें शामिल हैं, आप जो है उनको बिला वजह का प्रोटोकॉल इज्जत करनी चाहिए सबकी। लेकिन ये जो होता है कि आपको जो चूसने के लिए आते हैं ना जोंके बनकर, उनको उनसे जब तक जितनी जल्दी आप जान छुड़ा लेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करें, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आपको तोर बनाने के लिए आया है, जो पंजाबी वाली तोर ना बने, जब तक आप अपने आप को इससे जान छुड़ाएंगे, आप सोचें, समझें, देखें कौन सी चीज ऐसी है जो अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। देखें, इंडिया में कभी आपने देखा है कि कांग्रेस की कोई तंजीम है वहां पर न्यूयॉर्क में, या वहां बीजेपी की कोई तंजीम है, या वहां बरतानिया में है? हम ये सारी जो पीपल्स पार्टी, ये जो मुस्लिम लीग नून, ये जो पीटीआई ओवरसीज हैं, अल्लाह के वास्ते इनसे जान छुड़ाएं। पाकिस्तानी तंजीमें बनाएं, पाकिस्तान बेस्ड तंजीम बनाएं, और पाकिस्तान बेस्ड तंजीम बनाकर पाकिस्तान के लिए आप वहाँ मजदूरी करते हैं ज़्यादातर, वहाँ कोई दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए, वहाँ कोई सोने की कहानियां नहीं आपकी, ना ये है कि आपने कोई तेल की कुएं खरीद रही हैं। जो मजदूरी करता है, जो आपकी हिम्मत तौफीक है, जो आप अपने घर वालों को बेचते हैं, जो आप पसंदाज करते हैं, जो आपकी बचत है, उसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं जो प्रोडक्टिव हो, जिसका इस मुल्क को फायदा हो, उसका इंडस्ट्रियल बेस बढ़े, उसकी जो है वो इकोनॉमी बढ़े। उसमें सिर्फ ये जो है ये जलसों पे पैसे ना खर्च करें, ये अपने आप को डोनेशन देने, अपने आप को चंदे देने, अपने आप ये जो बड़े बड़े पीर आते हैं, पीरों को भी शामिल करूंगा खास तौर पे, कोई ना दोस्त माइंड करे, ये पीर साहबान, ये सियासतदान, ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, शामिल कर ले। अगर किसी ने फिलैंथ्रोपी करनी है तो अपना 300 कनाल का प्लाट बेच के, अपना 300 कनाल का मकान बेच के फिलैंथ्रोपी करे, कोई राइवेंट बेचे, कोई बिलावल हाउस बेचे। आपसे पैसे लेने क्यों आते हैं? आप इनसे पूछें कि आपने खुद अपने कितने पैसे दिए आज तक। तो मेरी सब दोस्तों दरखास्त है, सब ओवरसीज से, वो केपी से हैं, वो बलूचिस्तान से हैं, वो पंजाब से हैं, वो जीबी से हैं, सब पाकिस्तानी हैं। आप इन तंजीमों के बजाय अपनी तंजीम बनाएं, पाकिस्तान का नाम की तंजीम बनाएं, और अपने मुल्क का जो फ्यूचर है, आपके जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन, ऐसी जाली किस्म की एजुकेशन नहीं जो आजकल यहाँ स्कूल खुले हुए सिर्फ अंग्रेजी सिखाने के लिए। दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं, जापान है, जर्मनी है, चीन है, जो अंग्रेजी नहीं जानते, सुपर ताकत बन गए हुए। ऐसी क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें यूनिवर्सिटियों में। और सबसे बड़ी दोबारा फिर मैं बता से कह दूं, आप उन बच्चों के लिए अपने मुल्क में जहां रहते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, उनके लिए ऐसे वज़ाइफ का बंदोबस्त करें, ऐसे रास्ते तलाश करें कि अगर वो वहां भी आके रहें तब भी अच्छे शहरी बने, और अगर वापस आए पाकिस्तान तो आके यहाँ भी अच्छे और एक प्रोडक्टिव शहरी बने। यही मेरी दरखास्त है सब ओवरसीज पाकिस्तानियों से। और आखिर में एक लाइटर साइड पे, ये जो टाइयों वाली बात की है इन्होंने, अपना राहत साहब ने, साफियों को इसमें से एग्जाम्प्ट कर दें, उनके लिए टाइयों को बंदोबस्त करें। अच्छा, मैं साजिद ताहिर साहब हमारे सरपरस्त आला हैं, और मैंने और साजिद ताहिर साहब ने पाकिस्तान ओवरसीज के प्लेटफॉर्म पर ये जो आपने मशवरे दिए हैं इनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 24 तारीख को हमारा
जो प्रोग्राम है वह इफ्तिताह का मेन ऑफिस का, उस दिन आपको जूम पर भी 1-2 मिनट के लिए ज़हमत दें। जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, तो राज साहब, आखिर में आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें, बल्कि आप उनके लिए लाहौर में रहकर क्या खिदमात पेश कर सकते हैं? राजा साहब, हम आपके जितने इश्यूज हैं पहले भी उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन अब आपने चूंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक एफर्ट किया है, हम इसमें आपके साथ हैं इंशाल्लाह, कदम ब कदम आपके साथ हैं। ओवरसीज का कोई इशू होगा, कोई लीगल इशू हो, कब्जे का इशू हो, ओवरसीज के साथ मल्टीपल चीजें हैं, आप लोगों को मुख्तलिफ महकमे तंग करते हैं, मुख्तलिफ महकमों से इशूज हैं, नादरा का इशू है, पासपोर्ट का इशू है, जहां पे कोई इशू हो आप हमें हुक्म करें, हम इंशाल्लाह उस पर बोलेंगे भी, उस पर लिखेंगे भी, अपना सुर-सूख भी इस्तेमाल करेंगे। और मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जिसको आपने बड़ी सपोर्ट की है, आपने वोट भी दिए, आपने नोट भी दिए, और इतने दिए कि उनको मेरा ख्याल है कि अब इस बात की लाज रखनी चाहिए कि इन ओवरसीज ने, जैसे सहाफियों पे, कुछ दोस्तों पे ये है कि जिस तरह मीडिया ने सपोर्ट किया वो मीडिया को उतने ही रगड़ रहे हैं, तो ओवरसीज को भी उसी तरह ही रगड़ रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अब चूंकि आपको वोट का हक भी मिल गया है, आपकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, तो इस पे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रेशर डेवलप करने की जरूरत है, और उसमें भी हम आपके साथ हैं, ताकि आपके राइट्स का जो इशू है ये परमानेंट बेसिस पे इसका कुछ सोल्यूशन निकले। ये को हर रोज इस पे बात नहीं होनी चाहिए। ओवरसीज एक हकीकत है, और मुख्तलिफ ममालिक से आप लोग पाकिस्तान को फंड्स भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, आपको उस पर फैसिलिटी होनी चाहिए, आपकी इज्जत होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। जो टैक्स पेयर है, आप जैसे जो लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यहाँ चोर डाकुओं की तो रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, बदकिस्मती से उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, और मैं ओवरसीज को उसमें बड़े टॉप के ऊपर रेट करता हूँ, और हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। बहुत मेहरबानी। मैं आपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खसूसन आज तारिक चौधरी साहब ने जो बात की और राज साहब ने जो बातें की, ये यकीन जाने कि हर ओवरसीज को इन बातों पर अमल करना होगा, तब भी पाकिस्तान तब्दील हो सकता है। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बचें। और जो हम ये समझते हैं कि ये शानो शौकत है कि हम उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं या हम उनकी लिए गाड़ियां ला रहे हैं, हम उनको खाने खिला रहे हैं, इसमें कोई इज्जत नहीं है, बल्कि इज्जत और वकार ये है कि अपने लोगों की खिदमत करें। और मैं चाहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला हम इन दोनों भाइयों से मुस्तकबिल में भी रहनुमाई हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह निगहबान। बहुत